हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की क्लास में आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो किस पे है। इससे पहले हमने डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो आज लास्ट वाली क्लास में जो हमने ख़त्म किया था आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हमें डेप्रिसिएशन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, कि वाई वी नीड, मतलब सबसे बड़ा सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन लगाना ही क्यों है। कई लोग हम लोग पूरा पूरा सिलेबस पढ़ के निकल जाते हैं, पर हमको ये नहीं पता कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज ही क्यों कर रहे हैं। क्लियर। तो आज हम की क्लास में हम समझने वाले हैं कि नीड क्या है, वाई वी चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डेप्रिसिएशन लगाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इससे कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। वैसे तो वो थ्योरी के पॉइंट्स हैं, बहुत समझना आसान है, बट मैं उनको प्रैक्टिकली लिंक करके समझाता हूँ। ठीक है, जिसके लिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी ले रखा है। ठीक है, तो चलो फटाफट से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमें डेप्रिसिएशन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है भाई, चलो देखो, तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, वाई वी नीड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वाई वी नीड डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन लगाने की ज़रूरत हमको क्यों है। तो मैंने आपके सामने दो कंपैरेटिव करने के लिए दो लोग रखे हैं। एक का नाम है पतलू, जो कि देखा होगा आपने, और एक है मोटू। ठीक है भाई, तो मोटू पतलू दो लोगों की ज़रूरत पड़ गई है हमें यहाँ पर। अब दोनों अलग अलग बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, तो मोटू और पतलू जो भी बिजनेस करते हैं उनमें दोनों की सेल्स जो है वो बराबर है, यानी हज़ार और हज़ार। ठीक है, और 1000 की सेल ये भी करता है, 1000 की सेल ये भी करता है। उसके बाद इनकी जो टोटल कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है इनकी, एक मिनट, हाँ, इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो डेप्रिसिएशन हटा के, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बिकॉज डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा होता है। ठीक है, आप समझोगे, आपने डेफिनेशन में रीड किया था, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एक्सपेंस। ठीक है, बट कैसा एक्सपेंस होता है, इट इज़ अ नॉन कैश। कैसा खर्चा बेटा है, नॉन कैश एक्सपेंस, यानी एक खर्चा तो होता है बट हम इसे बोलते हैं इसे नॉन कैश एक्सपेंस। कौन सा खर्चा, नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस वो होता है जो हमें किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हमें किसी को पे नहीं करना। खर्चा तो हो रहा है बट हमें किसी को पेमेंट नहीं करनी है। देखो, तो डेप्रिसिएशन को लगाए बिना हमारी जो टोटल कॉस्ट है दोनों ही केसेस में वो आती है 600 और 600। ठीक है, अब हमने सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दी तो हमारे पास बच गया प्रॉफिट। ठीक है, ये एक तरीके से हमारा प्रॉफिट हो गया 400 का और 400 का। देखो यहाँ पे दोनों ही लोगों की जो प्रॉफिट है, यानी जो हम बात करें मोटू की और पतलू की, दोनों का ही प्रॉफिट जो है वो 400 और 400 ही है। इसका मतलब है दोनों में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ तक आप ध्यान से समझ रहे हैं। आगे देखो, अब मोटू और पतलू में इस बात की प्रॉब्लम थी। मोटू कह रहा था मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा। मोटू कह रहा है जब ये जो डेप्रिसिएशन है ये ऐसा खर्चा है जो मुझे किसी को पे ही नहीं करना, तो मेरे लिए खर्चा हुआ ही नहीं, तो मैं उसको अपने प्रॉफिट में से क्यों माइनस करूँ। ठीक है, लेकिन पतलू कह रहा है नहीं, मैं तो माइनस करूँगा। तो पतलू ने अपने प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, यानी एक खर्चे को माइनस कर दिया। तो डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से अब जो पतलू का प्रॉफिट हो गया वो हो गया 300, और जो मोटू का प्रॉफिट हो गया वो है गया 400 का 400। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोटू जो है वो पतलू के ऊपर हंस रहा है, कह रहा भाई देख, तेरे को डेप्रिसिएशन लगा के क्या हुआ, तेरा प्रॉफिट 300 है, मेरा प्रॉफिट 400 है। तो अभी मुझे बताओ आप लोग किसकी साइड हो, मोटू की साइड हो या पतलू की साइड हो। आई होप आप लोग समझदार हो गया, बोलोगे मोटू की साइड, क्योंकि मोटू का प्रॉफिट ज़्यादा है। मोटू का प्रॉफिट ही ज़्यादा है, मोटू की बुद्धि जो है वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम मोटू इसलिए नहीं है, पेट तो मोटू है, इसका बुद्धि भी मोटू है। ठीक है, तो इसका जो ऊपर का माला है, ये वाला माला, ठीक है, ये जो ब्रेन वाला माला है ये खाली है। ठीक है, ये खाली है। तो भाई साहब ने डेप्रिसिएशन लगाया नहीं है। क्लियर। अब डेप्रिसिएशन नहीं लगाने की वजह से पतलू का प्रॉफिट आया 300, मोटू का है 400। ठीक है, मोटू खुश, मोटू कह रहा है मेरा 400 का प्रॉफिट है, पतलू कह रहा है 300 का है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब समझे बेटा, इसका मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, का मतलब होता है इसमें से भी टैक्स की पेमेंट नहीं करी है आपने। चलो, अब हम मानते हैं कि टैक्स का रेट 30% है। कितना है, 30%, यानी इस प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हमको पता है। ठीक है, 30 के ऊपर 30% टैक्स होता है बेटा 90 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और 400 के ऊपर प्रॉफिट टैक्स होता है 120 रुपये, जो मोटू पे करेगा। ठीक है, अब पतलू ने टैक्स पे कर दिया। टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो बेटा 210 रुपये है ना। इसका मतलब है 210 का प्रॉफिट बचा हुआ है जो है पतलू का, और जो मोटू का प्रॉफिट है वो है बेटा 280 रुपये का। क्या आपको बात समझ में आ गई। हाँ, अभी भी जो मोटू है वो पतलू के ऊपर हंस रहा है, कह रहा है देख, मैंने टैक्स पेमेंट ज़्यादा करी है लेकिन फिर भी मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है 280 रुपये का, और तेरा प्रॉफिट है 210 रुपये का। क्या आप लोग यहाँ पर आके एग्री करते हो,
यहाँ पर आके एग्री करते हो कि 280 रुपये का प्रॉफिट इसका ज़्यादा है और 210 रुपये का प्रॉफिट इसका कम है। हम सभी लोग को दिख रहा है नंबर्स के केस में कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स को पे करने के बाद जो मोटू का प्रॉफिट है वो है बेटा 280 और जो पतलू का प्रॉफिट है वो है बेटा 210। यहाँ सबको दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ जो हमें नहीं दिख रही है वो है उसका डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट। देखो ध्यान से, मैंने कहा डेप्रिसिएशन जो होता है ये वाला, ये एक नॉन कैश खर्चा होता है। कैसा खर्चा होता है बेटा? नॉन कैश। नॉन कैश का मतलब मैंने आपको बताया, नॉन कैश का मतलब है कि ये पैसा आपको किसी को देना नहीं है, ठीक है। मतलब 400 के प्रॉफिट में से हमने डेप्रिसिएशन के नाम पे 100 रुपये का प्रॉफिट अपने पास रख लिया है, ये पतलू के पास ही पड़ा हुआ है, ठीक है। पतलू ने रख लिया है, ठीक है। पतलू ने अपने पास रख लिया क्योंकि पतलू ने सिर्फ दिखाया खर्चा हो रहा है, बट वो खर्चा किसी को पेमेंट थोड़ी करनी है, तो इसलिए 100 रुपये का प्रॉफिट उसने निकाल के दिखा दिया। अब पतलू ने यहाँ पे गेम खेल ली। पतलू कह रहा है देख, जो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया था एज अ एक्सपेंस, वो मैं अगर प्लस कर दूँ तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 310 और तेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा अभी भी 280। ये क्या हुआ? यही तो गेम है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन के लगने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन ये प्रॉफिट कम हुआ है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि देखो 300 का प्रॉफिट है, बट एक्चुअली में देखो तो ये जो 100 रुपये आपने एक्सपेंस में से माइनस किया, समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप गौर से करो। ये जो 100 रुपये का खर्चा आपसे माइनस किया गया है ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कौन सा खर्चा है? नॉन कैश। नॉन कैश का मतलब है ये खर्चा तो है बट इसकी पेमेंट आपको किसी को नहीं करनी। आप एक्सपेंस का मतलब क्या? मान लो मुझे पेन खरीदना है या मुझे कॉपी खरीदनी है, तो मुझे 100 रुपये जाके रजिस्टर वाले को देने पड़ेंगे और वो मुझे रजिस्टर देगा, तो मतलब मेरा खर्चा हुआ ना, मतलब मेरे पास से पैसे गए। बट डेप्रिसिएशन ऐसा खर्चा है जो खर्चा हो रहा है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन मेरे को किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक तरीके से मैंने अपना प्रॉफिट बचा लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना है? 310 और इसका प्रॉफिट कितना है? 280। अब इन दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो है बेटा 280 माइनस 310 कितना होता है? 30 का। ये जो 30 का डिफरेंस है ना, ये कुछ नहीं है, इसे बोलते हैं टैक्स सेविंग यानी ड्यू टू डेप्रिसिएशन। ध्यान से सुनना, ड्यू टू डेप्रिसिएशन सेविंग होती है, सेविंग इन टैक्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन की वजह से आप लोग क्या बचाते हो? टैक्स बचाते हो। ध्यान से देखो, इसका मोटू ने अपना प्रॉफिट कम दिखाया 300, तो इसको टैक्स कितने का लगा? 90 का। और देखो पतलू ने कम दिखाया तो उसको दिखा 90 का और मोटू ने दिखाया 400 को, उसको दिखा 120 का। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के इस प्रॉफिट में भी इस टैक्स में भी कितने का फ़र्क है? 30 का। यही तो हमारा फ़ायदा है, यही तो फ़ायदा हुआ किसको? पतलू का, क्योंकि पतलू ने कम टैक्स पे किया और मोटू ने ज़्यादा टैक्स पे किया। तो आपको समझ में आता है कि डेप्रिसिएशन के लगने की वजह से एक तरीके से फ़ायदा किसको होता है? जो डेप्रिसिएशन लगाता है उसका प्रॉफिट कम आता है, और प्रॉफिट कम आता है तो हम क्या कम पे करते हैं? हम टैक्स कम पे करते हैं। यानी डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स में बचत होती है, टैक्स सेविंग होती है। क्या आपको समझ में आया? ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को डिवाइड करना पीछे की तरफ और आपको फिर समझना एग्जाम्पल को, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और जो क्लास के बच्चे हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको क्लास में पूरा अच्छी तरीके से समझाया था, ठीक है। अब चलो बुक पे चलते हैं। देखो, तो हमने समझा कि क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा। अब तुम्हें पॉइंट पढ़ते समझ में आएगा कि हमने क्या बात करी। हमने कहा पहला पॉइंट है असरटेनिंग ट्रू प्रॉफिट और लॉस, यानी हमें निकालना है ट्रू प्रॉफिट और लॉस। सही प्रॉफिट लॉस कब निकलेगा? जब आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। देखो एग्जाम्पल में देखो मोटू का प्रॉफिट कितना आया? 400। मोटू का प्रॉफिट कितना आया? 400। तो आप इस प्रॉफिट को क्या बोलोगे? सही? नहीं, ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। क्यों? सॉरी, ये यहाँ पे आप इसको बोलोगे ये सही है, ये गलत है, क्योंकि इसने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। तो जो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेगा उसका प्रॉफिट गलत आएगा, और जो डेप्रिसिएशन माइनस करेगा उसका प्रॉफिट सही है, क्योंकि इसी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा। ध्यान से देखो, यही तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट है, इसी के ऊपर टैक्स बनेगा और यहाँ पर टैक्स गलत बनेगा। तो अब देखो इसी से जुड़ता हुआ अगला पॉइंट देखो। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि हमें क्या निकालना है? करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा देखो, दूसरा है आपका करेक्ट इनकम टैक्स।
कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट इनकम टैक्स, यानी अगर आपको इनकम टैक्स सही निकालना है, ठीक है, इनकम टैक्स आपको सही निकालना है, तो सही इनकम टैक्स निकालने के लिए आपको उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहे हो तो आपको जो इनकम टैक्स है वो भी गलत ही आएगा। आई एम राइट। चलो, ये हुआ आपका सेकंड फायदा, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन की वजह से इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज टैक्स लाइबिलिटी इज रिड्यूस। बहुत सिंपल सी भाषा में बोला गया है कि अगर बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी हमने समझा ना, मोटू ने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो मोटू को टैक्स ज़्यादा देना पड़ा, और पतलू ने लगाया तो पतलू को कम देना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए बोला, देखो बहुत सिंपल सी बात में पढ़ के भी समझाया गया है कि इनकम टैक्स ऑफ एन एंटरप्राइज, क्या बोला गया, इनकम टैक्स ऑफ एन एंटरप्राइज इज डिटरमाइन आफ्टर चार्जिंग द ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी इनकम टैक्स तब निकाला जाता है उसमें से सारा आफ्टर चार्जिंग ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने में जितना भी खर्चा है सब माइनस कर दो। सेकंड, इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, तो किसने चार्ज नहीं किया था डेप्रिसिएशन, हमें पता है सर, मोटू ने चार्ज नहीं किया था। द प्रॉफिट विल बी हायर, तो उस केस में प्रॉफिट क्या होगा, हायर। शुरू में तो आप हंसोगे, मतलब खुश होगे कि प्रॉफिट मेरा ज़्यादा है, बट जब आप उसको टैक्स दोगे ना तो रोगे। एंड द इनकम टैक्स विल बी ऑल्सो भी हायर, तो टैक्स भी क्या रहेगा, हायर रहेगा। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा टैक्स। आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। पहला, आपको करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालना है तो उसके लिए चाहिए, और दूसरा आपको करेक्ट इनकम टैक्स निकालना है तो उसके लिए चाहिए। तो मैंने आपको 2 पॉइंट समझा दिया। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं, ये वाला समझो, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। क्या बोला, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो यहाँ होता है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो मान लो हमने कोई एसेट खरीदी, ठीक है, हमने एक एसेट खरीदी, और एसेट हमने खरीदी है 1 अप्रैल 23 को, ठीक है। अब मान लो हमने 10 लाख की खरीदी एसेट, ओके। अब 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 23 और 5 28 हो गए, मतलब 31 मार्च 2028 को क्या आपके एसेट, क्या आपकी जो गाड़ी है, जो भी आपने खरीदा है, क्या आज भी उसकी वैल्यू 10 लाख ही होगी? बोलो, आज भी इसकी वैल्यू 10 लाख होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि किसी ना किसी वजह से आपके एसेट की वैल्यू कम हो ही गई होगी। तो आपको हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। लेट से 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगता है, तो 5 साल में से 5 लाख कम हो गए होंगे, तो आपको उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो अब वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। यही तो आपकी कौन सी वैल्यू, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब होता है सही वैल्यू क्या है आपके एसेट की। तो अगर आप अपनी एसेट को 10 लाख पे ही दिखाओगे आफ्टर 5 ईयर, तो क्या वो आपके एसेट की फेयर वैल्यू होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। फेयर वैल्यू का मतलब होता है एकदम करेक्ट वैल्यू। आज की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। आज अगर हम एसेट को रख रहे हैं अपने पास तो उसकी क्या वैल्यू है, इसको फेयर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो उसने बताया कि फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो कह रहा है इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड, मेरे साथ पढ़ो, इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द एसेट शोन इन द बैलेंस शीट, ऑब्वियसली हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, है ना। बैलेंस शीट विल नॉट प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर वैल्यू। देखो, अगर हमने 10 लाख की एसेट 10 लाख में ही दिखाई 5 साल के बाद, तो क्या ये ट्रू वैल्यू है, आज की सही वैल्यू है? बिल्कुल भी सही वैल्यू नहीं है सर, क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू घटी होगी जरूर, ठीक है। बिकॉज बोला ना, देखो बिकॉज क्या लिखा, बिकॉज एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट प्राइस। बिकॉज हमने पढ़ा था ना कॉस्ट प्राइस, ये कहाँ पढ़ा था हमने पढ़ा था कॉस्ट प्रिंसिपल में। बिकॉज कॉस्ट प्राइस पे, यानी कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि आपको अपनी एसेट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, पर भाई ये थोड़ी बात है डेप्रिसिएशन नहीं माइंड करना, बट एक्चुअल वैल्यू इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। हमको पता है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कॉस्ट प्राइस से कम होती है, बिकॉज ऑफ द एसेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम ना धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला कि अगर आपको अपने एसेट की फेयर वैल्यू दिखानी है, क्या दिखानी है, फेयर वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर हमने एसेट 10 लाख की थी, हमने उसको आज भी 10 लाख का दिखाया, इसका मतलब हमें दिख रहा है कि हमारी एसेट अगर हम बेचेंगे तो हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि नहीं है ना ऐसा। आप देखो ना, आपकी एसेट पुरानी हो गई, तो अगर आप एसेट को बेचोगे तो कितने मिलेंगे, 5 लाख। तो मुझे बताओ, आप बताओ कमेंट करके कि बताओ 10 आपकी एसेट की वैल्यू आज 10 लाख होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए? सर 5 लाख होनी चाहिए, यही तो फेयर वैल्यू है। यानी आज की रियल वैल्यू क्या है उसे बोलते हैं फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू आपको तभी मिलेगा जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट डन हो गए। पहला डन बन गया ट्रू प्रॉफिट लॉस, दूसरा हो गया करेक्ट इनकम टैक्स, और तीसरा हो गया ट्रू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। 1 2 3 ये कर लिया हमने। चौथा पॉइंट समझते हैं। चौथा पॉइंट है प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ये भी बहुत प्यारा सा पॉइंट है, मतलब डेप्रिसिएशन आपको फंड देता है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए। कैसे, देखो समझो, हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ठीक है।
तो डेप्रिसिएशन हम लोग हर साल लगाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर। लेट्स से 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ठीक है। और हमारी टोटल जो मशीन है उस मशीन की वैल्यू है 5 लाख रुपए, उसकी जो लाइफ है वो भी है 5 ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये है कि आपकी मशीन जो है 5 साल तक चलेगी और हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। तो 1 लाख लगा, 2 लाख लगा, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख, यानी 5 साल के बाद आपकी एसेट मर जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी और उसकी लाइफ ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और 5th ईयर में जैसे ही अगला साल आएगा बेटा 6th ईयर, तो 6th ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नया एसेट लेना पड़ेगा, न्यू एसेट बाय करना पड़ेगा। अब न्यू एसेट बाय करने के लिए तो फंड चाहिए, है ना। वो फंड कहाँ से आएगा, तो बहुत सिंपल है। देखो ये जो आप हर साल 1-1 लाख रुपए बचा रहे थे, निकाल रहे हो ना डेप्रिसिएशन के नाम पे, अब ये तो सिर्फ आप अपने प्रॉफिट से कम कर रहे हो, बिकॉज डेप्रिसिएशन कैसा होता है, नॉन कैश होता है, क्योंकि आपको किसी को पैसे तो देने ही नहीं है। तो 1 लाख रुपए यहाँ जमा हुए, फिर 1 लाख जमा हुए, फिर जमा हुए, फिर जमा हुए, फिर जमा हुए। तो 5 सालों में आपने हर साल 1-1 लाख रुपए जमा करे, तो आपके पास 5 साल में कितने रुपए हो गए, 5 लाख। अब 6th ईयर में आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप फिर से एक नई मशीन खरीद लो। सर कैसे पॉसिबल है, बिकॉज आप सोचो, आपने डेप्रिसिएशन सिर्फ माइनस किया है, आपने उस पैसे को किसी को नहीं दिया है, आपका पैसा आपके पास ही है। तो 5 साल में आप अगर 1-1 लाख रुपए हर बार प्रॉफिट में बचाते हो, तो 5 साल के बाद आपके पास कितने लाख रुपए होंगे, 5 लाख। तो अब इसी 5 लाख की हेल्प से हम क्या खरीद सकते हैं, न्यू एसेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया कि जो डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो एवरी ईयर, ये देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये एक तरीके से फंड प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, किस लिए, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। इस पैसे से आप अपनी न्यू एसेट खरीद सकते हो, समझ में आया। तो इसी यही मतलब होता है इस नोट्स का। डेप्रिसिएशन देखो बड़ा बड़ा लिखा है मैंने, डेप्रिसिएशन नॉन, ये नोट्स बहुत प्यारे हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ये बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस सो दैट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट लॉस, डेप्रिसिएशन ऑफ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिटेन इन बिजनेस ईयर, यानी आपका प्रॉफिट आपके पास ही रहेगा, रिटेन इन द बिजनेस, बिकॉज आपको किसी को पैसे देने ही नहीं है एवरी ईयर, है ना। दीज फंड्स आर अवेलेबल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट व्हेन इट्स यूजफुल लाइफ इज ओवर, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, जब इसकी यूजफुल लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आपके पास पैसा अवेलेबल होगा और आप उस पैसे को यूज़ करके एक नया एसेट खरीद सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ फंड। तो आपको आई होप ये चारों पॉइंट क्लियर होंगे मेरे ख्याल से, कि करेक्ट इनकम टैक्स निकालना है, करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालना है, ट्रू फेयर वैल्यू एसेट बनना, और चौथा पॉइंट था रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। अब हमें 5वां पॉइंट समझना है, ये वाला, टू असरटेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अगर आप अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गलत निकालोगे तो आपका प्रॉफिट भी क्या आएगा, गलत आएगा। कि देखो अभी हमने ऊपर कहीं वर्ड पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है, कि अगर आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम सही रखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, चलो मैं आपको पहला पॉइंट समझाता हूँ, एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया था आपको, मैं आगे समझाता हूँ आपको, ठीक है। समझो, ये बात हो रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का मतलब होता है मुझे कोई एसेट बनानी है, कोई भी गुड्स बनानी है, तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो टोटल खर्चा लगेगा, टोटल कॉस्ट लगेगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी गुड्स को बनाने में कितना खर्चा लगेगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है बेटा। अब मुझे कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है तो मुझे बहुत सारी चीज़ चाहिए होंगी, है ना। मुझे चाहिए होगा रॉ मटेरियल, दैट इज़ RM, मुझे चाहिए होगी मशीन, मुझे चाहिए होंगे लेबर, ठीक है, मुझे चाहिए होगा लेबर, मुझे चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ऐसे मुझे बहुत सारे खर्चे चाहिए होंगे, वाटर, ठीक है। अब आपने मुझे पहला चैप्टर पढ़ा होगा ध्यान से, तो आपको पता होगा बेटा कि ये जो खर्चे हैं, देखो सारे खर्चे मैंने बोला, RM, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ये सारे के सारे खर्चे होते हैं, ये खर्चे होते हैं रेवेन्यू नेचर के। कैसे खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। इसका मतलब है ये इस साल से ही बिलोंग करते हैं, ये छोटे टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, और ये जिस साल के होते हैं उसी साल आप इनको यूज़ कर लेते हो, इनको आप और कहीं लेके नहीं आते। रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर को पेमेंट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो आपको पे करना ही होता है। लेकिन याद करो, ये जो हमने खरीदी है एक मशीन, ये जो खर्चा है ये वाला, दिस इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा। कौन सा खर्चा,
कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर डिफरेंशिएट करना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रेवेन्यू खर्च एक्सपेंडिचर होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेटा ये जाता है आपका बैलेंस शीट में। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके ये ख़त्म हो जाता है नील, पर जो बैलेंस शीट में होता है, बैलेंस शीट में इन खर्चों के ऊपर ही जो एसेट्स होती हैं इनके ऊपर हर साल क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। वही तो पढ़ रहे हैं, है ना? क्योंकि देखो ये जो मशीन है आपने खरीदी, मशीन तो एक एसेट है, टेंजिबल एसेट है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब आप देखो अगर मैं सारे खर्चे ऐड कर दूं, मान लो सारे खर्चे यहाँ पे ऐड कर दूं, देखो यहाँ पर मैं टोटल खर्चा ऐड कर दूं जो भी है, मान लो कितना भी आ रहा हो, तो अगर मैं टोटल खर्चा निकाल दूं सारी चीज़ों का, रॉ मटेरियल का, मशीन का, लेबर का, इलेक्ट्रिसिटी का, मान लो ये 100 रुपये का है, ये 500 का है, ये 200 का है, ये 300 का है और ये 100 का है, तो ये हो गया 3 2 5 और 1 6 और 6 5 11 और 12, तो टोटल खर्चा जो मुझे हो गया 1200 का। क्या ये सही है? मुझे बताओ क्या ये एक्सपेंडिचर सही है? सही निकला है? गलत निकला है? क्योंकि ये जो मशीन है, क्या आप मशीन को सिर्फ एक साल यूज़ करोगे? नहीं। देखो ये खर्चे तो एक साल यूज़ होंगे, ये वाला नहीं, ये एक साल यूज़ होगा, ये एक साल, ये एक साल, एक साल, इनको टोटल कर सकते हैं। बट जो मशीन है क्या ये एक साल यूज़ होगी? नहीं, बिकॉज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसीलिए मशीन का पूरा खर्चा ऐड नहीं किया जाता है। तो मुझे मशीन का उतना खर्चा यूज़ करना है अपने कॉस्ट में जितना मैंने मशीन को यूज़ किया है। सिंपल है, अगर मेरी मशीन 500 की है, 5 साल चलेगी, तो हर साल कितना खर्चा लगेगा? 100 रुपये का। मुझे 100 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये 1200 सही नहीं है, 1200 सही नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। मेरा सही खर्चा क्या होगा? 500 का 100 हिस्सा लेना था, 100 और 100 200, यहाँ पे मुझे 100 लेना है, ठीक है? ये मुझे 500 नहीं लेना है, दैट इज़ 100, जो कि डेप्रिसिएशन है इस साल का। तो 100 100 200 2 400 3 और 7 और 8, तो मेरा रियल खर्चा हो गया वो 800 हो गया। दिस इज़ योर करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर मुझे मेरी टोटल कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि प्रॉफिट निकालना है। तो अगर मैंने टोटल कॉस्ट निकालना है तो उसमें मुझे मशीन का डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने मशीन का डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया तो मेरी टोटल कॉस्ट गलत आएगी, और अगर मैंने पूरा मशीन ऐड कर दिया तो भी मेरी टोटल कॉस्ट गलत आएगी। इसलिए मुझे मशीन का खर्चा नहीं, मशीन का डेप्रिसिएशन ऐड करना है, जितनी भी एसेट्स होती हैं, ताकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही आए। तो आई होप आपको मैंने ये पांचों पॉइंट बहुत साथ से समझा दिए होंगे, ठीक है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपको बता दें कि आप डेप्रिसिएशन पढ़ क्यों रहे हो बेटा, ताकि आगे वाले चैप्टर में जब हम अकाउंटिंग डिस्कस करें तो आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से, ना कि हमें बहुत सी चीज़ें समझनी पड़े। तो आई होप ये समझ में आएगा। और जिन लोगों के पास पार्ट 2 पहुँचा है, पार्ट 1 नहीं पहुँचा, तो कृपया करके मैंने ना प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो पार्ट 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है? उस पार्ट 1 को देख लेना और उसके बाद पार्ट 2 देख लेना, ठीक है? दोनों देख लोगे, आपको पूरी बेसिक समझ में आ जाएगी। देन हम अगले लेक्चर से, अगली वाली पार्ट 3 से हम अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं डेप्रिसिएशन की। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत इंटरेस्टिंग पहला चैप्टर है, आपको समझा के दूंगा मैं। आप समझोगे कि डेप्रिसिएशन कितना मुश्किल लगता है, बट ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर आप समझ के चलो तो, ठीक है? तो आज वाली क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में पार्ट 3 से हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग ये सारा पढ़ के आओगे, ओके? चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।